हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग EMRS के TGT SST के लिए NVS के TGT SST 2022 में जो पेपर कराया गया था उसके सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्योंकि EMRS एग्ज़ाम पहली बार हो रहा है तो इसका हमें कोई भी PYQ नहीं मिल पाएगा, लेकिन हम NVS या KVS के पैटर्न को फॉलो करके EMRS की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें NVS और KVS के सभी PYQ को अच्छे से समझना, अच्छे से सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग आज NVS के TGT SST से जुड़े 2022 में जितने भी पेपर कराए गए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि बढ़ते कालक्रम में घटनाओं को सजाएं, मतलब कि हमें घटनाओं को बढ़ते हुए कालक्रम में लगाना है। जिसमें पहला है खूनी रविवार की घटना कब होती है, तो ये होती है 1905 में। नेक्स्ट है कॉमिंटर्न का गठन कब होता है, तो ये होता है 1919 में। तथा गृह युद्ध की बात करें तो सिविल वॉर होता है 1918 से लेकर 20 के बीच में होता है। और सामूहिकरण की शुरुआत होती है 1929 में। तो इसमें सबसे पहले आएगा खूनी रविवार की घटना मतलब A, देन सिविल वॉर ACBD मतलब ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। तो खूनी रविवार की घटना कब होती है, 1905 में। 1905 में हमारे भारत में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था, तो हम लोग को रिलेट करके याद रख सकते हैं। सिविल वार यानी कि गृह युद्ध ये होता है 1918 से बीच में, 1918 से 1920 के बीच में। और 1918 से बीच में हमारे भारत में क्या हो रहा होता है उस टाइम पे, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद आंदोलन होता है, 1920 में असहयोग आंदोलन होता है। तो हम लोग भारत की घटनाओं से इनको को रिलेट करके याद रख सकते हैं। कॉमिंटन का गठन होता है 2 to 6 मार्च 1919 में। और अप्रैल में क्या होता है, अप्रैल 1999 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो जस्ट एक मंथ बाद होता है। और सामूहिकरण की शुरुआत होती है 27 दिसंबर 1929 में। और 29 में क्या होता है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थानिक जाति का उदाहरण है। स्थानिक पूछा है मतलब कि एंडेमिक स्पीसीज का होता है जो पर्टिकुलर एक ही जगह पर पाए जाते हैं। तो इसमें हो जाएगा अंडमान वर्ल्ड पिग मतलब कि अंडमानी जंगली सुअर। और अरुणाचल प्रदेश के मिथुन। एशियाई हाथी तो सिर्फ एक ही जगह तो नहीं पाए जाते, तो इसका सी। और हिमालयी भूरे बालू तो इसका C and D नहीं होगा, मतलब A and B, ऑप्शन A इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है सिविक्स से क्वेश्चन है कि नेपाल में बहुचर्चित संघर्ष से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। और ये क्लास 10th की NCERT पॉलिटी की NCERT से क्वेश्चन आया है। जिसमें पहला दिया है कि राजा बीरेंद्र जिन्होंने पूर्ण राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र के संक्रमण को स्वीकार किया और 2001 में राज परिवार के रहस्यमयी जनसंहार में उनकी हत्या कर दी गई थी। बिल्कुल सही है ये। दूसरा कथन कहता है कि राजा ज्ञानेंद्र ये नेपाल के नए राजा थे और इन्होंने वर्ष 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली से निर्वाचित सरकार की कमजोरी और अलोकप्रियता का लाभ उठाया था। तो इसके A और B दोनों सही हैं, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोनों कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन कहता है कि फ्रांस में 1789 के दौरान यात्रा करने वाला अंग्रेज था आर्थर यंग। इन्होंने एक यात्रा वृतांत लिखा है। कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कहता है कि क्रांति के बाद फ्रांस को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण द्वितीयक स्रोत है, तो इसका कथन B सही नहीं है, A ओनली सही है। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन C, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। A इज ट्रू बट B इज फॉल्स। तो ब्रिटेन के निवासी आर्थर यंग ने 1787-1789 के दौरान 3 बार फ्रांस की यात्रा करी थी इन्होंने। और 1787 में पहली बार ये फ्रांस की यात्रा की थी इन्होंने। और 1792 में 2 खंडों में इनकी यात्रा वृत्तांत क्या नाम है, ट्रेवल्स इन फ्रांस प्रकाशित होती है। और यह एक प्राथमिक स्रोत है, ना कि द्वितीयक। नेक्स्ट है कि गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह किसके द्वारा दी गई थी, तो ये दी गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, और यही गांधी जी के गुरु भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1970 से 2000 के बीच भारत के द्वितीयक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यदि बात करें द्वितीयक क्षेत्र की, तो इसके उत्पादन और रोजगार दोनों के क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि हुई है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन B। कब से, 1970 से लेकर 2000 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक ही समय में सभी निर्वाचित क्षेत्रों में या तो उसी दिन अथवा कुछ एक दिनों के भीतर निर्वाचन कराए जाते हैं तो इसे अहम चुनाव या फिर सामान्य निर्वाचन कहा जाता है। बिल्कुल सही है।
दूसरा कहता है कि जब किसी सदस्य के निधन या उसके द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण सीट रिक्त हो जाती है और उसे भरने के लिए केवल एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन कराए जाते हैं तो इसे उपचुनाव कहा जाता है। तो इसका दूसरा कथन भी सही है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलेंकोविच दोलन ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जलवायु परिवर्तन से, मतलब कि क्लाइमेट चेंज से। नेक्स्ट है नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से शब्दों के सही क्रम बताना है हमें। किन अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा कैसा होता है? तो इसमें हो जाएगा उच्च अक्षांशों में, मतलब कि हाई अल्टीट्यूड में उच्च अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्रों का जो तापमान है वो खुले समुद्रों की अपेक्षा कैसा होता है? कम होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट कहता है कि निम्नांकित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? बैंकिंग केंद्र सूची के अंतर्गत आता है, डाक और तार ये आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत, लेकिन जो स्थानीय है ये आता है राज्य सूची के अंतर्गत। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट कहता है कि भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख लक्ष्य निम्नांकित में से क्या रहा है? तो इकोनॉमिक ग्रोथ रहा है, करेक्ट है। इक्विटी मतलब कि समता रहा है। मॉडर्नाइजेशन मतलब आधुनिकीकरण रहा है। और रिडक्शन ऑफ पावर्टी मतलब कि निर्धनता का उपशमन करना या निर्धनता को कम करना। और सेल्फ रिलायंस मतलब कि आत्मनिर्भर बनना। तो इसका हो जाएगा चारों, ऑल ऑफ द एबव। तो मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन होता है और इसी के बाद 1951 से लेकर 56 के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का भी गठन किया जाता है और तब से लेकर 2012 से तक 12 पंचवर्षीय योजना का गठन किया गया था। और 2015 में, याद रखिएगा, 2015 में योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है। नेक्स्ट है औपनिवेशिक भारत के सामाजिक इतिहास पर दोनों कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कहता है कि गांधी जी ने फैसला किया कि अनुपयुक्त ड्रेसिंग एक अधिक शक्तिशाली राजनीतिक बयान था। तो बिल्कुल करेक्ट है ये। दूसरा कहा गया कि भारत में हाशिए के जो सामाजिक समूह हैं इन्होंने पश्चिमी शैली के कपड़ों को मुक्ति के रूप में पाया था। तो इसका कथन बी भी सही है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड आर करेक्ट। नेक्स्ट है कि 1943 में बंगाल में आए अकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि बंगाल के अकाल में मरने वालों में अधिकांश वे किसान थे जिनकी फसल बर्बाद हो गई थी। तो इसका ए सही नहीं है, अधिकांश वो लोग नहीं शामिल थे, लेकिन मरने वालों में अधिकांश निम्न आय वाले परिवारों में से थे। तो बी बिल्कुल सही है। सी कहता है कि बंगाल के अकाल से वे लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए जो अधिक कीमत के कारण खाद्यान्न नहीं खरीद सकते थे। तो इसका सी भी सही है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, बी एंड सी बोथ आर ट्रू। डेट याद रखिएगा कि बंगाल में अकाल कब पड़ा था? ये पड़ा था 1942-43 में और इसी में लगभग 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। और इसका अकाल का प्रमुख कारण ये था कि 1938 के बाद लगातार कई वर्षों तक फसलों के उत्पादन में कमी रही और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बर्मा से चावल का आयात भी बंद हो गया और ब्रिटिश शासन द्वारा अपने सैनिकों तथा युद्ध में लगे अन्य लोगों के लिए चावल की जमाखोरी भी की जाने लगी थी। नेक्स्ट है किसी भी देश के विभिन्न समूहों के बीच शक्ति के बंटवारे का सही कारण चुनिए। जिसमें पहला कहता है कि शक्ति साझा करने की प्रक्रिया द्वारा देश के सभी लोग किसी देश विशेष में बोली जाने वाली सभी विविध भाषाएं सीख सकते हैं। इसका पहला कथन तो सही नहीं है। दूसरा ये कहता है कि बहुसंख्यक समुदाय की अपनी इच्छा के अधिरोपण की प्रवृत्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। ये सही है। सी कहता है कि अल्पसंख्यक पर बहुसंख्यक समुदाय के अत्याचार और दमनकारी संरचना को भी नियंत्रित किया जा सकता है। सी भी सही है इसका। यदि डी की बात करें तो देश के सभी लोग देश के दैनंदिन शासन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो इसका डी सही नहीं है, इसमें सही है बी एंड सी, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को निम्नांकित के संबंध में विधिक घोषणा करनी पड़ती है। पहला कहता है कि उम्मीदवार के विरुद्ध लंबित गंभीर आपराधिक मामलों का, करेक्ट है। और उम्मीदवार की परिसंपत्तियों और देयताओं का ब्यौरा किंतु उसके परिवार का नहीं। इसका बी भी सही है। तीसरा कहता है कि उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यताओं का, तो इसका हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें वन क्षेत्र का न्यूनतम प्रतिशत है? तो पंजाब में वन क्षेत्र का न्यूनतम प्रतिशत है।
और देश का कुल वन क्षेत्रफल कितना है, तो ये है 21.71%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी अधिकारी ने कहा कि भारतीय वस्त्रों की मांग कभी कम नहीं की जा सकती क्योंकि कोई अन्य देश समान गुणवत्ता के सामान का उत्पादन नहीं करते हैं। तो ये कहा गया था हेनरी पैटुलो के द्वारा। नेक्स्ट कहता है, भू संपत्ति मानचित्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ये लघुमान मानचित्र है जो कृषिगत भूमि की सीमाओं का निर्धारण करके उनके स्वामित्व को दर्शाता है। ए बिल्कुल सही नहीं है। बी कहता है कि ये मानचित्र सरकार द्वारा विशेष रूप से भूमि कर, लगान की वसूली एवं स्वामित्व का रिकॉर्ड बनाने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए बनाए गए हैं। तो इसका बी सही है, ए गलत है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स के दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही बताना है हमें। तो मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, बिल्कुल करेक्ट है। ये फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है, ये भी सही है। लेकिन पूंजीपतियों का मुनाफा उद्योगपतियों की मेहनत से पैदा होता, बिल्कुल भी सही नहीं है ये। अगर निजी पूंजीपति मुनाफे का संचय करेंगे, यदि निजी पूंजीपति मुनाफे का संचय करेंगे तो मजदूरों की स्थिति में सुधार होगा। तो अगर निजी पूंजीपति का मुनाफे का संचय करेंगे तो इसमें मजदूरों की स्थिति सुधार होने का कोई रीजन ही नहीं बनता। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी भी गलत है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कथन ए और कथन बी दिया गया है। पहला कहता है कि 1960 से 2015 के दौरान गेहूं और दलहन के उत्पादन में लगभग 10 गुना की वृद्धि हुई है, बिल्कुल भी सही नहीं है, इतनी ज़्यादा वृद्धि तो नहीं हुई है। दूसरा कथन यह कहता है कि हरित क्रांति से केवल कुछ भारतीय किसानों को लाभ मिला है, उनकी कृषि पैदावार में वृद्धि हुई है। तो इसका बी सही है, ए गलत है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। तो 1960 से लेकर 2015 के बीच गेहूं के उत्पादन में 8 गुना की वृद्धि हुई है और दलहन के उत्पादन में 3 गुना, ना कि 10 गुना। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक विकसित करने में वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्वास्थ्य संकेतक का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें किया जाता है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। और मानव विकास सूचकांक को जारी कौन करता है, तो ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब कि यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है 1990 से, और यूएनडीपी का गठन किया गया था 1965 में। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। मछुआरे किससे संबंधित है, ये संबंधित है प्राथमिक सेक्टर से। साहूकार की बात करें तो ये संबंधित है टर्सरी सेक्टर से। और चावल मिल में जो सिर पर बोझा ढोने वाले कामगार होते हैं तो वो संबंधित होते हैं टर्सरी सेक्टर से। तो इसका हो जाएगा 213, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से किसे आर्थिक क्रियाकलाप का एक भाग माना जा सकता है। पहला कहता है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने घर के पास सब्जी बेचना, यह भी एक आर्थिक क्रियाकलाप है, बिल्कुल है, तो ये भी सही हो जाएगा। जो गणित का गृह कार्य पूरा करने के लिए लड़की के साथ काम करना, ये बिल्कुल भी आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है। किसी व्यक्ति द्वारा पूजा के काम करने के लिए अपने घर में फूल माला बनाना, तो ये भी आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें इससे कोई इनकम नहीं प्राप्त हो रही, इससे कोई भी हमें पैसा नहीं प्राप्त हो रहा है। तो इसका बी और सी दोनों नहीं है। डी क्या कहता है कि परिवार के किसी सदस्य द्वारा पूरे परिवार के लिए भोजन बनाना, ये भी किसी भी तरह का आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है। डी कहता है कि किसी नौकरानी के द्वारा अपने मालिक के पूरे परिवार के लिए भोजन बनाना, तो ये हुआ ना, क्यों, क्योंकि नौकरानी को मिलेगा काम करने का पैसा, तो ये हुआ आर्थिक क्रियाकलाप। तो इसमें हो जाएगा ए एंड ई, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या नागरिक कानून मतलब कि सिविल कानून का एक उदाहरण है। एक किराएदार ने एक मकान मालिक या मकान मालकिन के फ्लैट पर कब्जा कर लिया और उसने जिला अदालत में मुकदमा भी दायर किया, और अदालत ने क्या किया कि किराएदार को फ्लैट खाली करने का आदेश दिया। तो क्या ये एक सिविल कानून का उदाहरण होगा, बिल्कुल होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट कहता है कि भारत में निर्धनता के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो ग्रामीण निर्धनता में शहरी निर्धनता की अपेक्षा तेजी से गिरावट आई है, किसमें, ग्रामीण में, एज कंपेयर टू शहरी निर्धनता। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा, तेंदुलकर कमेटी आता है, कई बार पूछा गया है। तो तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण गरीबी जो 2004-05 में कितनी थी, 41.8% थी, वही 2011-12 में घट गई, कितनी हो गई, 25.7%। गिरावट कितनी की हुई, 15% की। शहरी की बात करें तो शहरी कितनी थी, ये थी 2004-05 में 25.7%, लेकिन 2011-12 में ये आ गई है 13.7%। घटी तो है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू ग्रामीण कम घटी है, क्योंकि इसमें 12% की गिरावट आई है।
नेक्स्ट दिया है, दो कथन दिए गए हैं। पहला कहता है कि सांप्रदायिकता धार्मिक अस्मिता का विशेष तरह से राजनीतिकरण है। ये क्वेश्चन भी 10th क्लास की सिविक्स के पूछा गया है। तो कहता है कि जो सांप्रदायिकता धार्मिक अस्मिता का विशेष तरह से राजनीतिकरण है, बिल्कुल सही है। दूसरा ये कहता है कि सांप्रदायिकता इस धार्मिक पहचान को मजबूत बनाने का प्रयास करती है तथा इसे एक स्वाभाविक अस्मिता मानकर प्रस्तुत करती है। तो इसका दूसरा भी सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भूकंपीय तरंगों के कौन से आयाम उस पदार्थ के घनत्व द्वारा नियंत्रित होती है जिससे होकर वह गुजरता है? तो उसमें होती है वेग और दिशा दोनों। नेक्स्ट है, कथन दिया गया है कि नाज़ी शासन ने, मतलब कि नाज़ी जर्मनी की बात की है, तो नाज़ी शासन ने भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया है और उसका ज़बरदस्त फायदा भी उठाया है। बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि जो नाज़ी शासन है इसने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए जो शब्द ईजाद किए थे वो भ्रामक थे। तो दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन से अधिकार दिए गए हैं जिससे उन्हें देश में निष्पक्ष विचारण की सुविधा प्राप्त होना सुनिश्चित होती है? जिसमें पहला है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित किया जा सकता है। नहीं, ये सही नहीं है। दूसरा कहता है कि किसी भी विधि में भूत लक्षी प्रभाव से किसी कृत्य को अवैध यानी विधि विरुद्ध नहीं घोषित किया जा सकता। बिल्कुल करेक्ट है। और किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा जा सकता। ये भी सही है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत करने, बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो इसमें हो जाएगा 2 और 3, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण भी प्रदान करता है। और इसमें कहा भी गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या फिर दंडित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, भारतीय निर्वाचन विधि के संबंध में निम्नलिखित में से क्या गलत है? गलत बताना है कि कोई भी दल या उम्मीदवार मतदाताओं को रिश्वत नहीं दे सकता, ना ही उन्हें धमकी दे सकता। ये तो सही है। जाति और धर्म के नाम पर उनसे अपील नहीं कर सकता। ये भी सही है, लेकिन हमें गलत बताना है। तीसरा कहता है कि निर्वाचन के प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग भी नहीं कर सकता। ये भी सही है। चौथा ये कहता है कि लोकसभा संसदीय निर्वाचन के क्षेत्र के निर्वाचन के लिए 20 लाख और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के लिए 10 लाख से अधिक धनराशि का व्यय नहीं करी। ये कहीं नहीं लिखा गया है। इसका ऑप्शन डी ही करेक्ट नहीं है, तो इसका हो जाएगा इसलिए ऑप्शन डी, नहीं पूछा गया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का एक लक्षण नहीं है? तो इसमें पूर्ववर्ती और अनुवर्ती प्रवाह ये एक प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है, 2006 में बोलीविया में हुए निर्वाचनों में निम्नांकित में से किस दल ने जीत हासिल की थी? तो ये की गई थी द सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। और ये क्वेश्चन भी क्लास 10th की पॉलिटिक एनसीईआरटी से पूछा गया है। नेक्स्ट है, लैटिन वाक्यांश क्या है? उर्ब्स प्रीमा इन इंडिस, इसका अर्थ क्या है? तो हो जाएगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कहता है कि सभा के सदस्य जो होते हैं वो सार्वभौमिक जनमत संग्रह के माध्यम से नहीं निर्वाचित किए गए थे। बिल्कुल सही है। ये जो सभा के सदस्य थे, जो हमारी संविधान बना था उसके जो संविधान सभा थी उसके जो मेंबर थे वो सार्वभौमिक जनमत संग्रह के माध्यम से नहीं निर्वाचित किए गए थे। और इसमें सभी धर्मों के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। बिल्कुल करेक्ट है। सी कहता है कि इस सभा में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था और विभाजन के बाद इस पार्टी के पास सभा में 50% सीटें थी। तो इसका सी सही नहीं है। इसका सही है 1 और 2, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को निम्नलिखित में से किस प्रयोजन से महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न घोषित किया था? सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कि आगामी कुछ वर्षों में उन्हें गैर सरकारी क्षेत्र के स्वामियों को बेचने के लिए। बिल्कुल सही नहीं है। टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सी कहता है कि व्यावसायिकता की संस्कृति उत्पन्न करने के लिए, मतलब क्या है? इन्फ्यूज प्रोफेशनलिज्म, बिल्कुल करेक्ट है। और उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनाने के लिए, इसका डी भी सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कहता है कि अवशिष्ट शक्तियों में वे सभी विषय शामिल हैं जिनका उल्लेख संघ सूची, राज्य सूची और समर्थी सूची तीनों में शामिल नहीं है। बिल्कुल करेक्ट है। और अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसको है? ये है केंद्र के पास। दूसरा कहता है कि केवल केंद्रीय विधानमंडल को ही इस तरह के विषयों पर विधि निर्माण करने की शक्ति की, अभी यह भी मैंने बताया। तो इसका बी भी सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा बोथ ए एंड बी इज द राइट।
नेक्स्ट बात कर रहा है मौसमी भूखमरी की, मतलब कि सीजनल हंगर, जिसमें पहला है कि इस प्रकार की भूखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष के लिए काम पाने में असमर्थ होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि यह कृषि गतिविधियों की मौसमी प्रकृति के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, कभी किसी टाइम पे रोजगार मिला, किसी टाइम पे रोजगार नहीं मिला है, तो उससे क्या होता है, उससे हमें मौसमी भुखमरी भी आती है, उससे मौसमी गरीबी भी आती है, मौसमी बेरोजगारी भी। तो इसका बी भी सही है। सी कहता है कि यह शहरी क्षेत्रों में इससे जुड़ी आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति के कारण नहीं देखी जाती। तो इसका देखी नहीं जाती का मतलब सही नहीं है, इसमें सही है ए एंड बी, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत में चुनाव प्रचार के लिए आदर्श आचार संहिता की निम्नलिखित विशेषताओं में से सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसमें पहला कहता है कि कोई भी दल या उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए किसी उपासना स्थल का प्रयोग नहीं करेगा। बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा ये कहता है कि कोई भी दल या उम्मीदवार चुनाव के लिए सरकारी वाहन, वायुयान अधिकारियों, कर्मचारियों का उपयोग नहीं करेगा। बिल्कुल करेक्ट है, और सेम क्वेश्चन इसी पेपर में पूछा भी गया है, पीछे हम लोगों ने डिस्कस भी किया उसे। इसके दोनों सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन यह है कि सदस्य देशों के देशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। ये सही नहीं है। जो IMF है, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और विश्व बैंक, इनको ब्रिटेन वुड्स संस्थान भी कहा जाता है। तो इसका बी सही है, ए सही नहीं है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय कब 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था। इसमें 30 देशों के साथ औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शुरुआत की गई थी। इस सम्मेलन में IMF की नहीं, वर्ल्ड बैंक की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, सही बताना है। तो सबसे पहले आती है हमें क्या, क्षोभ मंडल आती है। क्षोभ मंडल सबसे पहले आती है, तो इसका ए तो गलत ही हो जाएगा। क्षोभ मंडल के बाद क्या आती है, समताप मंडल, मतलब कि स्ट्रेटोस्फीयर, और स्ट्रेटोस्फीयर में ही पाई जाती है हमें ओजोन परत देखने को मिलती है। फिर उसके बाद आती है मध्य मंडल, और मध्य मंडल में ही जो ऊपरी होती है भाग, उसे ही मध्य सीमा भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आती है बाह्य, तो इसका ए गलत हो जाएगा, बी एंड सी सही हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, बी एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में 3 राज्यों के विकास संकेतकों को दर्शाने वाले विकास संकेतकों का ब्यौरा दिया गया है। इस सारणी पर आधारित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जिसमें पहले स्टेट दिया है, फिर दूसरे में दिया है निबल उपस्थित रेशियो, मतलब कि नेट अटेंडेंस रेशियो दिया है। नेक्स्ट दिया है कि इन्फेंट मोरालिटी रेट, एंड लास्ट में दिया है पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जिसमें ए बी सी 3 स्टेट दिए गए हैं। जिसमें पहला है कि ए स्टेट को विकसित राज्य माना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी आय सबसे अधिक है। तो देख लेते हैं क्या ए विकसित राज्य है, क्योंकि इसकी आय सबसे अधिक है। तो ए की आय तीनों से, बाकी दोनों से अधिक है, तो इसका पहला तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बी राज्य को सबसे ज़्यादा विकसित राज्य माना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी जो आय है वो ए राज्य से कम है, बिल्कुल, लेकिन इसके जो अन्य संकेतक हैं ए और सी से बेहतर हैं। तो इसका दोनों सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात करेंगे असर्शन रीजन से क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि उप आर्कटिक एवं टुंड्रा जलवायु में निम्न बैक्टीरियल क्रियाओं के कारण अवियोजित जैविक पदार्थों के साथ पीट के संस्तर विकसित हो जाते हैं। बिल्कुल सही है कथन। इसका कारण यह कहता है क्यों? क्योंकि जो ठंडी जलवायु है वहाँ पे ह्यूमस एकत्रित हो जाती है और यहाँ बैक्टीरियल वृद्धि धीमी होती है। तो इसका कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अवमूल्यन से क्या तात्पर्य है। पहला कहता है कि किसी देश के एक करेंसी का दूसरे के बनाम मूल्य में कमी करना। करेक्ट है। आयात अधिक महंगे हो जाते हैं, ये भी सही है। अवमूल्यन में क्या होता है, आयात महंगे हो जाते हैं और आयात की मांग कम हो जाती है। जब आयात महंगे होंगे तो लोग खरीदेंगे ही नहीं, जब खरीदेंगे नहीं तो क्या होगा, मांग कम होगी। तो इसका 1, 2 एंड 3 मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है मल्च बनाना एक विधि है जिसको कृषिगत गतिविधियों में किया जाता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा करती है। तो मल्चिंग में क्या होता है, इससे मृदा की आर्द्रता बनी रहती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 2 कथन दिए गए हैं। पहला कहता है कि कैबिनेट मंत्री सत्ताधारी दल या दलों के शीर्ष स्तरीय नेता होते हैं जिन्हें बड़े मंत्रालयों का प्रभार सौंपा जाता है। कथन बिल्कुल सही है पहला। दूसरा ये कहता है कि जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं वो कैबिनेट मंत्रियों से संबद्ध होते हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे उनका सहयोग करें। इसका बी सही नहीं है, ए सही है।
इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक दुनिया के चरवाहे लोगों का एक सत्य है? पहला कहता है कि कई क्षेत्रों में हाल के दशकों में चरवाहों का विस्तार हुआ है, बिल्कुल सही है। और इसका लास्ट कहता है कि पर्यावरणविद तेजी से पहचानने लगे हैं कि चरवाहे खानाबदोश दुनिया की कई पहाड़ियों और शुष्क क्षेत्रों के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। तो इसका 1 और 4 सही है, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, 1952 में हुए प्रथम लोकसभा निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि कांग्रेस को कुल मतों का 45% मत प्राप्त हुआ था, किंतु इसने 74% सीटों पर जीत हासिल की थी, बिल्कुल सही है। दूसरा ये कहता है कि सोशलिस्ट पार्टी ने पूरे देश में 10% से अधिक मत प्राप्त किए, किंतु यह कुल सीटों में से 3% सीट भी जीत नहीं पाई थी। तो इसका ए आर दोनों सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं के उपलब्ध विकल्पों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्वाचन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही गए निर्वाचन से, जिसमें पहला है कि मतदाता इसका चयन कर सकते हैं कि उनके लिए विधि निर्माता कौन होगा। तो इसका ऑप्शन ए ही सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक गांधीवादी के रूप में यदि आप सत्याग्रह के विचार का अभ्यास करते हैं तो आप किस पर जोर देंगे? आक्रामक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो दूर से ही गलत हो जाएगा। जुल्म करने वाले की अंतरात्मा को अपील करना, इसका दूसरा सही है, क्योंकि गांधीवादी क्या थे? गांधी जी जो थे वो अहिंसा पर बल देते थे, ना कि हिंसा पर। तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पृथ्वी और मंगल के लिए सामान्य है? चंद्रमा की संख्या नहीं, अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने का समय, इसका बी सही है। सी कहता है कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा करने, नहीं, ये चंद्रमा पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने अक्ष पर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 19वीं सदी के अंत तक तथा 20वीं सदी के शुरुआत में औद्योगिकीकरण रूस में बदलाव आया, किससे आया? तो ये आया था रेलवे का काफ़ी विस्तार हुआ था, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी की भूपर्पट्टी के बारे में सही है? पहला कहता है कि द अर्थ क्रस्ट इज डायनामिक, बिल्कुल सही है। पृथ्वी की जो भूपर्पट्टी है गत्यात्मक है, यह ऊर्ध्वाधर दिशा में संचलित हुई और होती रहती है, बिल्कुल सही है, इसीलिए तो भूकंप आते रहते हैं। और यह क्षैतिज दिशा में संचलित हुई और होती रहती है, तो इसका तीनों सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा की बात कर रहा है, इसमें कौन सा सही बताना है? तो इसमें ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम 100 दिन का रोजगार प्रदान करना करेक्ट है, और केवल गरीबी रेखा से नीचे की आय वाले व्यक्ति ही इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र है, ये सही नहीं है। सी कहता है कि यह योजना ग्रामीण पंचायतों द्वारा लागू की जाती है, बिल्कुल सही है, और कृषि में सुधार करने वाली गतिविधियों को प्राथमिकताएं भी दी जाती हैं, ये भी सही है। ये कहता है कि यदि सरकार रोजगार देने में विफल रहती है तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, तो इसका ई भी सही है, बी गलत है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, स्वयं को 5 वर्ष का सेवा विस्तार प्रदान करने के लिए परवेज मुशर्रफ ने क्या कराया था? तो इन्होंने कराया था रेफरेंडम, मतलब कि जनमत संग्रह। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का होना क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कि जो आर्थिक असमानताएं होती है और जो राजनीतिक लोकतंत्र होते हैं वे साथ साथ रह सकते हैं। नेक्स्ट है, 2 कथन दिए गए हैं। पहला कहता है कि भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है, बिल्कुल सही है। बी कहता है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी इसके उत्तर से दक्षिण से दूरी अधिक है, तो ये सही नहीं है, उत्तर दक्षिण की दूरी अधिक है, ना कि पूर्व पश्चिम की, तो इसका ए सही है, बी गलत है, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। तो यदि उत्तर से दक्षिण की दूरी की बात करें तो ये है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो ये है 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से किसे भारत में व्यावसायिक बैंकों का एजेंसी कार्य, मतलब कि एजेंसी फंक्शन कहा जाता है? तो ये रिसीविंग डिपॉजिट तथा एडवांसिंग लोन्स को कहा जाता है, मतलब ए एंड बी, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ संसार की सर्वाधिक प्रजातियां विविधता पाई जाती हैं, उन्हें महाविविधता केंद्र कहा जाता है, ये किन क्षेत्रों में स्थित है? तो ये है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि कल्पना कीजिए यदि आप 20वीं सदी के पूर्वार्ध में एक गैर यहूदी जर्मन महिला थी, और निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके जीवन की एक वास्तविकता हो सकता है? जिसमें पहला कहता है कि आपको फौलादी दिल और आक्रामक होना सिखाया गया था, ये तो नहीं सिखाया गया था।
14 ईयर्स की एज में आप नाजी युवा संगठन में शामिल हुए थे, ये भी नहीं। थर्ड कहता है कि आपको 6 नस्लीय वांछित बच्चों के उत्पादन के लिए एक रजत क्रॉस से सम्मानित किया गया था। इसका थर्ड सही है, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के तहत भारत में राष्ट्रवाद पर चिंताओं को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्राथमिक स्रोत माना जाता है। पहला कहता है कि अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग भारत माता, बिल्कुल करेक्ट है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ, ये भी सही है। और मोहनदास करमचंद गांधी का स्वराज झंडा, ये भी सही है। सर्वपल्ली गोपाल की पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की एक जीवनी, ये सही नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है, यूएन की निम्नलिखित संस्थाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इन सब में सबसे पहले गठन होता है फाओ का, मतलब कि खाद्य एवं कृषि संगठन का, कब होता है 1945 में। तो डी से है कौन सा, ऑप्शन सी, मतलब कि डी, बी, सी, ए। तो यदि बात करें फाओ की, तो इसका गठन होता है 16 अक्टूबर 1945 को। आईएमएफ की स्थापना होती है 27 दिसंबर 1945 को। डब्ल्यूएचओ का गठन होता है 7 अप्रैल 1948 को। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना की जाती है 29 जुलाई 1957 को। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसमें पहले यदि बात करें हम बारदोली सत्याग्रह, तो ये कब होता है 1928 में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में। और कांग्रेस मंत्रिमंडलों का इस्तीफा होता है 1939 में। तो इसका हो जाएगा 2143। नेक्स्ट है, 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में क्या हुआ था। तो इसमें अब वंशानुगत राजशाही नहीं रही थी और फ्रांसीसी जनता अपने लिए नए सरकार का चयन कर सकती थी। फ्रांसीसी जनता अपनी सरकार के प्रमुख का चुनाव नहीं कर सकती थी, इसका सी सही नहीं है। और कॉन्वेंट एक असेंबली का निर्वाचन हुआ था, ये भी सही नहीं। इसमें सही है ए एंड बी, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, 1 डिग्री अक्षांश या उत्तर का 1 डिग्री चाप, इसकी लंबाई कितनी है। तो इसमें पूरे ग्लोब में एक समान होती है। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कहता है कि सभी नागरिक निर्वाचित अथवा नियुक्त अधिकारियों की मध्यस्थता के बिना ही सरकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि स्पष्टता, इस तरह की व्यवस्था किसी अपेक्षाकृत कम संख्या में लोगों द्वारा किसी सामुदायिक संगठन अथवा जनजाति परिषद में व्यवहार में अपनाई जाती है। तो इसका बी भी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, असर्शन रीजन है। पहला कथन कहता है कि कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी होती है, बिल्कुल सही है। कारण यह है कि भले ही हर किसी की वास्तव में ज़रूरत ना हो, फिर भी पूरा परिवार कृषि क्षेत्र में लगा रहता है। मतलब कि प्रचंड बेरोजगारी क्या होती है कि किसी काम को एक व्यक्ति कर सकता है, लेकिन उसमें 4 से 5 लोग लगे होते हैं। तो इसका कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट कहता है, निजीकरण से क्या तात्पर्य है। किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को स्वामित्व और प्रबंधन से सरकार का प्रत्याहार करना, बिल्कुल करेक्ट है। किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के हाथों सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को सीधा तौर पर बिक्री कर देना, ये भी सही है। केवल सरकारी क्षेत्र के लिए चिन्हित औद्योगिक एवं सेवा कार्यकलाप को निर्मुक्त रखना, सी भी सही है। इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह मुख्यतः सरकारी वाणिज्यिक बैंकों के नगद शेष की निगरानी करता है, सही नहीं है ये। यह बचत निक्षेप के लिए सभी वाणिज्यिक बैंकों के ऋणों पर ब्याज दर को निर्धारित करता है, इसका बी सही है। सी कहता है कि निजी और सरकारी दोनों प्रकार के वाणिज्यिक बैंकों की ऋण गतिविधियों की निगरानी करता है, इसका सी सही है। बैंकों की नई शाखा खोलने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, करेक्ट। और बैंकों को ऋण और ब्याज के ब्यौरे आरबीआई को देने अपेक्षित होते हैं, तो इसका ई भी सही है। इसका केवल ए गलत है, बाकी सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दो कथन दिए गए हैं। पहला, जिसमें पहला है कि भारत में प्रधानमंत्री के निधन पर अथवा उसके त्यागपत्र दिए जाने की दशा में मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो भारत में मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट कहता है कि किसी मंत्री के निधन, उसकी बर्खास्तगी अथवा उसके त्यागपत्र दिए जाने की दशा में केवल मंत्री का पद रिक्त हो जाता है, तो इसका बी भी सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का गठन किया गया था। यह किया गया था 1859 में।
तो विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मुख्यतः वस्त्र उद्योग से शुरू होती है। और 1733 में जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। तो 1769 में आर्कराइट ने वाटर फ्रेम नामक सूत काटने वाला यंत्र का आविष्कार किया गया था। और जो कार्टराइट थे, इन्होंने वाष्प चालित कार्गो का आविष्कार किया था। और इंग्लैंड में वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या था? मैनचेस्टर। यहाँ पे 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना होती है। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 में जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था उभरी थी, तो वो थी कौन सा? ये थी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, कथन कहता है कि बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं। बिल्कुल करेक्ट है। कारण यह है कि जो तापीय प्रवणता है, इसके कारण भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश हैं। कारण भी सही है, लेकिन इस कारण का कथन व्याख्या नहीं करता है, लेकिन इस कथन का कारण व्याख्या नहीं करता है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर डजंट एक्सप्लेन ए। नेक्स्ट है, भारत के किस भाग में हिमालय दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर फैली है? तो ये फैली है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि हेडले कोस्ट ध्रुवीय कोस्ट और फेरल कोस्ट के मध्य अवस्थित है। जो हेडले है, ये ध्रुवीय और फेरल के बीच स्थित है। करेक्ट नहीं है। और जो उच्च सूर्यताप व निम्न वायुदाब होने के अंतर उष्णकटिबंधीय अपसरण मतलब कि ITCZ पर वायु समान धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। ये बिल्कुल सही है। सी कहता है कि एल नीनो घटना का मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदेव परिवर्तन से गहरा संबंध है। इसका सी भी सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल के वर्षों में भारत में रोजगार के प्रतिरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर पढ़िए और उपयुक्त विकल्प को चुनिए। पहला कहता है कि भारत में लगभग 1/3 शहरी कर्मकार द्वितीयक सेक्टर से हैं। बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत कर्मकारों का लगभग 5वां हिस्सा द्वितीयक क्षेत्र में है। ये भी सही है। तीसरा कहता है कि भारत में लगभग आधी महिला कर्मकार सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं। तीसरा सही नहीं है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट, महासागरीय जल की तापीय गहराई के पार्श्व चित्र में अवस्थित थर्मोक्लाइन परत की विशेषता क्या है? तो इसमें गहराई के बढ़ने के साथ टेम्परेचर में भी तीव्र गिरावट आती है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। निम्न में से कौन से पहलू शैलों की संरचना में शामिल है? आयतन और तापक्रम नहीं। संस्तर का पूर्वाभिमुखीकरण और झुकाव, घटक खनिजों की रासायनिक संवेदनशीलता तथा संस्तरण तल। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, सी एंड डी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जिसमें पहला कहता है कि औपनिवेशिक शासन के फलस्वरूप भारत में जो रेल है, पत्तन है, जल परिवहन है और डाक और तार जैसी अवसंरचना है, इसका डेवलपमेंट हुआ है। बिल्कुल सही है। ये ब्रिटिश शासन द्वारा निर्मित अवसंरचना से लोगों को बड़े पैमाने पर बेहतर भविष्य के लिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में प्रवेश करने में सहायता मिली है। बेहतर भविष्य के लिए ये सही नहीं है। इसका ऑप्शन बी। सी कहता है कि नई अवसंरचना का प्रयोग ब्रिटेन एवं अन्य व्यापारिक देशों में निर्यात के लिए कृषि क्षेत्र के कच्चे माल का संग्रहण करने के लिए थल सेना को सक्रिय करने के लिए किया गया है। तो इसका बी सही है। ऑप्शन ए, सी आर करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 14 to 15 वर्ष की आयु वाले छात्रों के वजन और ऊंचाई का ब्यौरा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन कुपोषण से ग्रस्त है? और राम का दिया है क्या? वजन है 50 लेकिन हाइट है क्या? 1.3। और समीर का वजन है 52 लेकिन हाइट है 1.5। तो इसका हो जाएगा राम का वजन जो है 50 है लेकिन हाइट है 1.3। तो राम कुपोषण से ग्रस्त है। तो वैज्ञानिक रूप से पोषण स्तर की माप के लिए शरीर द्रव्य सूचकांक मतलब कि BMI बॉडी मास इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें BMI निकाला जाता है कैसे? इसमें निकाला जाता है वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रैयतों ने दुकानदारों पर हमला किया और बही खातों और ऋण बंधों को जला दिया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सूपा। तो आज हम लोगों ने NVS के, SST के, TGT के जितने भी PYQ थे उनको सॉल्व किया है। इसके साथ ही हम लोग KVS के और NVS के ही बाकी पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। और यदि आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन करके आप इसकी PDF भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।